getting structured data. Okay, so I think there are many data sources. ठीक है, बहुत सारे डेटा सोर्सेज अपने पास जो किस टाइप के हैं, अपने RDBMS टाइप के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो जो भी RDBMS है अपने पास, उनसे क्या करना है अपने को, डेटा कलेक्ट करना है। क्योंकि देखो, डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे अपन कोई भी एनालिसिस या मशीन लर्निंग उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा कलेक्ट करना। तो अगर डेटा नहीं होगा तो मशीन लर्निंग नहीं होगी। जितने भी अपने RDBMS सिस्टम्स होते हैं, जितने भी उन्हें डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस आर दी प्राइमरी स्टोरेज ऑफ डेटा। जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने डेटा को मेनली डेटाबेसेस में स्टोर करती है। अगर डेटा किस टाइप का है आपका, स्ट्रक्चर टाइप का है ना। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा की हम बात करते हैं, तो मेनली डेटाबेस में अपन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं। टेबल फॉर्मेट डेटा रखा हुआ है आपका, स्ट्रक्चर डेटा आपके पास रखा हुआ है, तो वो मेनली कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेसेस में स्टोर होता है। और डेटाबेसेस क्या है, डेटाबेसेस की बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्टली होते हैं उनका, जो जिस सिस्टम पे अपन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन जो कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिप्लॉय करने की, वो काफ़ी हाई कॉस्ट होती है। और फिर डेटाबेस में अपन सारे काम भी नहीं कर सकते, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग के। तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को बिग डेटा में मूव करना पड़ता है, क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो जो भी आपके डेटाबेसेस हैं, उनसे डेटा लेके कहाँ स्टोर करना है अपने को, HDFS में स्टोर करना है। क्योंकि अपने पढ़ा है हडूप के अंदर कि HDFS अपना डेटा वेयर हाउसिंग टूल है, जहाँ पे डेटा अपना एग्जिस्ट करता है, वो HDFS में स्टोर करते हैं अपन। बिग डेटा को अपन HDFS में स्टोर कर सकते हैं। तो HDFS में डेटा स्टोर रहेगा। यान अपना क्या है, रिसोर्स मैनेजर है जो पूरे क्लस्टर को मैनेज करेगा। एंड कोई भी प्रोसेसिंग करनी है अपने को, तो अपने पास प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क होते हैं। तो ये अपना मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये अपना स्टोरेज फ्रेमवर्क है। और टॉप पे क्या होता है अपने पास, टॉप पे अपने पास होता है प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, या प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है अपने पास। तो मैप्रेड्यूस ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैप्रेड्यूस के ऊपर और भी टूल है, जैसे हाइव है अपना, हाइव आप यूज़ कर सकते हो डेटा एनालिसिस के लिए। फिग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्टिंग के लिए। और अदर टूल में बहुत सारे अदर टूल्स मार्केट में फेमस हैं। जैसे स्पार्क पढ़ेंगे तो अपन पाई स्पार्क की बात करेंगे, तो अपन पाई स्पार्क यूज़ कर सकते हैं ऑन हडूप टू प्रोसेस डेटा। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मेनली अपन इस कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। और डेटा अपना कहाँ रहता है, HDFS में रहता है। तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि अपने को डेटा जो अपने RDBMS सिस्टम्स है, वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट करना है और कहाँ पे स्टोर करना है, HDFS में स्टोर करना है। तो उसके लिए एफर्टलेसली अपना काम करना है कि अपन मैप्रेड्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैप्रेड्यूस यूज़ करना काफ़ी टीडियस है। टीडीएस इन द सेंस कि अपने को काफ़ी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिख के डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा हर बार। तो अगर अपने को मैनेज करना है, इटरेटिव काम करना है, बार बार अपने डेटा इंपोर्ट करना है, बहुत सारे डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट करना है, तो इट इज़ नॉट ए गुड टास्क टू राइट डाउन मैप्रेड्यूस स्क्रिप्ट डेटा इंपोर्ट के लिए। और मानो अगर आपको क्वेरी चलानी है, डेटा में कुछ पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट करनी है, पूरा डेटाबेस क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो इट बिकम्स वेरी टीडियस। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए HDFS में हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कूप, हडूप ऑन सॉरी SQL ऑन हडूप स्कूप। और ये अपना डेटा इंजेस्ट टूल है। इसका मेन काम होता है कि डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और कहाँ पे स्टोर करेगा, आपका HDFS में डेटा को स्टोर करवाएगा। तो डेटा आपका HDFS में स्टोर होगा। कल अपन इसकी वर्किंग भी पढ़ी थी कि वर्किंग कैसे, हम बोलते हैं इंपोर्ट जॉब। और इसका अपन रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आपके HDFS से डेटा उठाओगे और उसको डेटाबेसेस के अंदर क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, स्कूप को यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि स्कूप के थ्रू HDFS से अगर डेटा आपको किसी डेटाबेस में लोड करवाना है, डेटाबेसेस के अंदर आपको डेटा सेंड करना है, तो आप डेटा सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, वैसे हम बोलते हैं अपनी ये एक्सपोर्ट जॉब है। इंटरनली अपन ने देखा था कि स्कूप कैसे काम करते हैं। स्कूप खुद काम नहीं करते हैं, आप स्कूप को क्या करते हो, एक SQL क्वेरी लिखते हो, है ना। जैसे जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्कूप की क्वेरीज लिखेंगे। तो अपन स्कूप में स्कूप जॉब बोलते हैं अपन उसको, कि अपन क्या लिखेंगे, एक स्कूप जॉब लिखेंगे। स्कूप जॉब मेनली क्या होती है, आपकी SQL टाइप की क्वेरी होती है। SQL लाइक सिंटेक्स होता है, इसलिए अपन स्कूप को SQL ऑन हडूप बोलते हैं कि SQL क्वेरीज होती है अपने पास मेनली।
जो अपन लिखते हैं स्कूप जॉब के अंदर, वो क्वेरीज स्कूप को सबमिट करते हैं। स्कूप क्या करेगा, आपकी जो भी क्वेरीज है उनके रिगार्डिंग क्या बनाएगा, एक जार फाइल बनाएगा, ठीक है, जॉब डॉट जार फाइल। और उस जार फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करेगा, वो आपका मैप कोड और रिड्यूस कोड जनरेट करेगा, यानी जावा का कोड लिख देगा, जो कोड आपको नीडेड है। यानी अपन डायरेक्टली मैपरिडस का कोड नहीं लिख रहे हैं, मैपरिडस का कोड अपने लिए कौन लिख रहा है, स्कूप लिख रहा है। अपन स्कूप को एसक्यूएल क्वेरी दे रहे हैं, तो आप एसक्यूएल क्वेरी दोगे, उस एसक्यूएल क्वेरी का क्या बन जाएगा, एक जार फाइल बन जाएगी जावा का कोड। ये जैसे ट्रांसलेटर काम करता है कि आप पाइथन में कोड लिख दो, आपका पाइथन का इंटरप्रेटर उस कोड को रीड करके उसे ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। सेम काम है कि स्कूप आपकी एसक्यूएल क्वेरी को रीड करेगा और उन्हें मैपरिडस जॉब में कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन ये करेंगे कि ये जॉब सबमिट भी करेगा आपकी, क्योंकि मैपरिडस पे काम करने के लिए, मैपरिडस को काम करवाने के लिए क्या करते हैं, जॉब बनाते हैं, जॉब को सबमिट करते हैं। 1 मिनट में आता हूँ। ओके सो हाँ, अपन बात करते हैं कि स्कोप क्या काम करता है, मैपरिडस की जॉब बनाता है और उस जॉब को सबमिट करता है। तो जॉब सबमिशन मतलब होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, जॉब को सबमिट कर रहे हैं किसके पास, मैपरिडस के पास। तो इंटरनली से काम होता है कि मैपरिडस आपकी जॉब बना के उसको सबमिट कर देते हैं मैपरिडस को। और मैपरिडस अपन पढ़ चुका है ना कि मैपरिडस में क्या होगा, मैपरिडस अपना सबसे पहले यान से कम्युनिकेट करेगा, यान में किससे बात करेगा, वो रिसोर्स मैनेजर से बात करेगा और उससे रिसोर्स मांगेगा, सीएलसी रिक्वेस्ट करेगा, कंटेनर लॉन्च कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को एक नोड के ऊपर क्या दे दो, कुछ रिसोर्स दे दो ताकि मैं अपनी मास्टर एप्लीकेशन को रन कर सकूं या एप्लीकेशन मास्टर को रन कर सकूं। और एप्लीकेशन मास्टर कौन होता है अपने पास, जॉब ट्रैकर होते हैं, तो उसको रन करेगा। फिर जॉब ट्रैकर आपकी जॉब के हिसाब से मल्टीपल टास्क ट्रैकर्स को लॉन्च करेगा। तो जॉब ट्रैकर आपका टास्क ट्रैकर को लॉन्च करेगा और फिर अपनी जॉब कंप्लीट होगी। तो मैपरिडस का कोड काम करेगा, मैपरिडस के अंदर जावा कोड आपके डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो जो कनेक्शन होता है वो जावा के थ्रू होता है ना, तो जेडीबीसी कनेक्शन होता है अपना, जावा डेटाबेस कनेक्शन होता है ना। तो उसके लिए हडूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्कूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको जेडीबीसी कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ता है जावा के थ्रू, क्योंकि मैपरिडस काम करेगा तो मैपरिडस जेडीबीसी कनेक्टर के थ्रू, ये आपका कनेक्टर होता है जेडीबीसी। अपन लास्ट टाइम MariaDB का और MySQL के कनेक्टर से अपन इंस्टॉल करे थे, लाइब्रेरी अपन इंस्टॉल करी थी स्कूप के अंदर। क्यों करी थी, क्योंकि जावा को जेडीबीसी कनेक्टर चाहिए ताकि वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके और डेटा लोड करा सके, कहाँ पे, आपके आपके HDFS में डेटा को लोड करा सकें। इस तरह से काम होता है। और जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो मैपरिडस आपको जॉब कंप्लीट हो जाएगी और स्कूप आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। जो भी एंड यूज़र है उसको, यूज़र को अपना जो भी आंसर है वो रिटर्न कर देगा कि आपकी जॉब सक्सेस हो गई है। अगर जॉब फेल हो रही है तो वो उसको भी यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अपन को क्या चाहिए कि डेटाबेस का IP एड्रेस चाहिए, डेटाबेस का पोर्ट नंबर चाहिए, डेटाबेस में किस यूज़र से लॉगिन करना है वो यूज़र नेम चाहिए, और अपने को उसके अलावा पासवर्ड चाहिए डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए। और ये अपने कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स अपने को पता होना चाहिए किसके लिए, जेडीबीसी कनेक्शन के लिए।
तो JDBC के लिए अपन लिखते हैं कि JDBC कनेक्शन है, किस टाइप का डेटाबेस है और क्या ये पैरामीटर्स अपन पास करते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल पैरामीटर अपना कि आप डेटाबेस का नाम पास करना चाहो तो आप पास कर सकते हो कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो ये इनको बोलते हैं कनेक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। और जो अपन ने स्ट्रिंग लिखी थी लास्ट टाइम पे, क्वेरी मैंने रन करी थी आपके लिए, तो जो अपन ने स्ट्रिंग लिखी थी कि JDBC कोलन MariaDB कोलन, यहाँ पे आपका IP एड्रेस आ गया था सर्वर का, पोर्ट नंबर आ गया था और फिर आपके डेटाबेस का नाम आ गया था DB नेम। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको हम बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपको याद रखनी है कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है अपने को, तो अपने को कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है टू कनेक्ट टू डेटाबेस। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद में अपन यूजर नेम और पासवर्ड भी पास करते हैं, वो अपने कनेक्शन पैरामीटर्स हैं कि कनेक्शन करने के लिए, कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, डेटाबेस के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए अपन कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और कनेक्शन पैरामीटर में यूजर नेम और पासवर्ड को अपन सबमिट करते हैं। तो अपने कनेक्शन करने के लिए होता है। उसके बाद में बाकी अपनी क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं कि क्वेरी करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की आपको नीड होती है। तो ये तो अपने पास डायग्राम हो गया समझाने के लिए कि स्कोप क्या काम कर रहा है। आज अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो उसके लिए पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इमेज को, अगर आपको नीड पड़ती है तो। अब देखो लास्ट टाइम में एक एरर आ रही थी ना, वो एरर क्यों आ रही थी कि एक लाइब्रेरी की एरर आ रही थी ना। मेरे को याद है कि लास्ट टाइम हमारे पास एक लाइब्रेरी की एरर आ रही थी और उसके वजह से अपने लास्ट टाइम इंपोर्ट जो ओपन नहीं कर पाए थे। तो लाइब्रेरी की एरर क्या थी कि अपन अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अपना जो स्कूप है, अपन स्कूप का वर्जन 1.4 यूज़ कर रहे हैं। और जब अपन इसका रिलीज नोट देखा था 1.4 का, तो उन्होंने बोला था कि 1.4 कॉम्पिटेबल है हडूप वर्जन 2 के। तो ये हडूप वर्जन 3 से कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है। तो हडूप वर्जन 3 पे काम नहीं करेगा। तो जो लाइब्रेरीज अपन हडूप 3 की लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, वो लाइब्रेरीज स्कूप यूज़ नहीं करता है, स्कूप हडूप वर्जन 2 की लाइब्रेरीज यूज़ करता है। तो इसीलिए उनकी जो एक लाइब्रेरी थी स्ट्रिंग प्रोसेस करने के लिए, है ना, एक स्ट्रिंग यूटिल नाम की यह लाइब्रेरी थी अपने पास, उसकी एरर आ रही थी लास्ट टाइम पे मेरे पास कि स्ट्रिंग यूटिल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। और उसको रिजोल्व करने का तरीका क्या है कि आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग यूटिल्स नाम से। तो अगर आप सर्च करोगे लाइक नेट पे जाके आप लिखोगे अपाचे स्ट्रिंग यूटिल्स जार डाउनलोड, इस तरह से आप जार फाइल डाउनलोड करते हैं अपन लाइव पैकेजेस के लिए। तो लैंग्वेज डाउनलोड लिखा हुआ है अपाचे कॉमन लैंग्वेज, तो कॉमन लैंग्वेज थी अपनी, कॉमन लैंग्वेज पैकेज है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप इस तरह से सर्च करोगे गूगल पे, आपको कहीं ना कहीं पे जार फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि कॉमन लैंग्वेज 3, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज 3 दिया हुआ है, कॉमन लैंग्वेज 2 दिया हुआ है। तो अपने कॉमन लैंग्वेज 2 डाउनलोड करना है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इसको यहाँ पे हाडूप रन कर दिया है अपना, JPS चेक किया अपन ने, सब कुछ चल रहा है और स्कूप अपन ने कॉन्फ़िगर कर लिया था। तो मैंने वैसे लाइब्रेरी डाल दी थी कि ls/$scoop home और उसके अंदर लाइब्रेरी फोल्डर अपने देखा था। तो अगर आप लाइब्रेरी फोल्डर में चेक करोगे स्कूप होम के, तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी। और यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी अपलोड करी थी, लाइक 2 पॉइंट करके कुछ लाइब्रेरी अपने अपलोड करी थी। तो *2 सिर्फ वो फाइलें शो करनी है अपने को जो 2 वाली फाइल्स है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे पार्केट फॉर्मेट दिया हुआ है, जेक्शन दिया हुआ है, कॉमन लैंग्वेज 2.6 जार फाइल दी हुई है। ये फाइल मैंने रिप्लेस करी थी ना। अगर मैं इस फाइल को रिमूव कर दूंगा यहाँ से तो अपने को थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं मूव कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर फाइल को कि अपने पास ये जो फाइल दी हुई है कि मूव, यानी कि कट कर रहे हैं अपन, कहाँ से कट कर रहे हैं, स्कूप होम, और स्कूप होम की लाइब्रेरी से अपन इस वाली फाइल को कि स्टार या कॉमन लिंक 2.6 ये जार फाइल है, इस जार फाइल को अपन कॉपी कर रहे हैं। तो इस जार फाइल को अपन करंट डायरेक्टरी में मूव कर देता है। तो मूव करने से क्या होगा कि लाइब्रेरी मैंने पेस्ट करी थी इसलिए एरर नहीं आ रही थी, अब ये लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई जॉब अपन रन करते हैं स्कोप की, जैसे लास्ट टाइम अपन ने जॉब रन करी थी, एक फोल्डर बना लेते हैं अपन कि mkdir स्कोप बिन करके बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं अपन कि टेम्प फोल्डर बना लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक टेम्प फोल्डर बनाया था होम डायरेक्टरी के अंदर, अपन टेम्प फोल्डर में गए, आप लोकेशन चेक कर सकते हो,
स्लैश होम स्लैश हडूप और टेम्प फोल्डर के अंदर अपन है करंटली, और इस टेम्प फोल्डर के अंदर कोई फाइल अभी रखी हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर रहा हूँ स्कोप की। तो स्कोप के अपने जो कमांड रन करते हैं बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए, मैंने आपको डेटाबेस ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि अपने सिस्टम में अपने एक MariaDB सर्वर इंस्टॉल किया था जब स्कोप इंस्टॉलेशन में बात कर रहे थे। तो अगर आप उसमें लॉगिन करोगे mysql-u-root-p तो ये अपना डेटाबेस सिस्टम है, और यहाँ पे अपने पास एक डेटाबेस था वर्ल्ड डेटाबेस, और इस वर्ल्ड डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं, लाइक शो टेबल्स किया अपन ने, और अपन कंट्री टेबल को डाउनलोड करना चाहते थे या इंपोर्ट करना चाहते थे कि अपने पास कंट्री टेबल में बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, कि सिलेक्ट या डिस्क्राइब कंट्री, और इस कंट्री कॉलम में बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो मैं कुछ एरिया दिखाना चाहूँ आपको कि नेम सरफेस एरिया, ठीक है, तो सिलेक्ट नेम सरफेस एरिया फ्रॉम कंट्री लिमिट 5 रोज अपन देखना चाहते हैं। तो इस तरह से अपन यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि हमारे पास कंट्री टेबल है, और पूरी जितनी भी कंट्रीज है हमारे पास उन सारी कंट्री से डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। इन कंट्री टेबल्स को अपन लोड करना चाहते हैं HDFS के अंदर। तो उसके लिए अपने क्या करना है, स्कोप की जॉब लिखनी है या स्कोप जॉब रन करनी है। तो उसके लिए हम स्कोप जॉब रन करते हैं। स्कोप जॉब के लिए हमारे पास, ठीक है, अपने यहाँ पे पैरामीटर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लिख दोगे जॉब अपनी कि स्कोप इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जॉब है हमारी, सबसे पहले मैं एक बिन डायरेक्टरी दे रहा हूँ। बिन डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, डायग्राम से आप समझोगे कि बिन डायरेक्टरी का मतलब ये है कि स्कोप जो भी लाइब्रेरी बनाएगा, मतलब जो भी जार फाइल बनाएगा, जो कोड लिखेगा, ठीक है, जो भी जावा कोड लिखेगा इन करस्पॉन्ड टू एसक्यूएल क्वेरी, उसे कहाँ पे स्टोर करेंगे। ये अपना बाइनरी कोड होता है। तो इस बाइनरी कोड को कहाँ पे स्टोर करोगे, तो अपन ने बोला कि इस कोड को हमें बिन डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि जब तक आपकी प्रोसेस रन कर रही है तब तक आपका जो कोड है वो मेमोरी में रहना चाहिए। तो इसीलिए हम टेम्परेरी फोल्डर में उसको ऐड कर देते हैं ताकि हमारी फाइल्स परमानेंट सेव रहे और हमारी जॉब फेल नहीं हो। तो ये ऑप्शन वैसे पास करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप अच्छे सर्वर पे काम कर रहे हो, अपने पास लिमिटेड सर्वर है, तो आपको बिन डायरेक्टरी पास करनी है। तो बिन डायरेक्टरी में आप दे सकते हो कि हमने जो डायरेक्टरी बनाई है कि होम के अंदर, और ये कंप्लीट पाथ देना, फुल पाथ देना इसका, होम हडूप के अंदर टेम्प डायरेक्टरी, इसको हमें यूज़ करना है एज ए टेम्प्रेरी कोड। यहाँ पे हमारा कोड राइट करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि ls कमांड आपने चलाई थी, कोई फाइल हमारे पास नहीं रखी हुई है करंट टाइम पे। तो अगर कुछ भी फाइल्स आती है यहाँ पे तो कौन जनरेट करेगा, उन्हें स्कोप जनरेट करेगा। अब इस टेम्प के बाद में हम लिखते हैं कि हमें कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है। तो -- ड्राइवर आप डाल सकते हो कि ड्राइवर प्रोग्राम कौन सा यूज़ करना है। और हमने देखा था कि हमारे पास दोनों ड्राइवर्स रखे हुए हैं, SQL का भी यूज़ कर सकते हो, MariaDB का भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैं MariaDB वाला यूज़ कर रहा हूँ कि org.mariadb, क्योंकि अपना डेटाबेस MariaDB है, org.mariadb.jdbc.driver, ये हमारे ड्राइवर का पाथ था। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे चेक करते हैं ड्राइवर पाथ। उसके बाद हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है कि -- कनेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन पैरामीटर, हमें कनेक्ट करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे हम। कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारी MySQL -u, सॉरी, अपन JDBC कनेक्शन है अपना, कॉलन MariaDB डेटाबेस है, और कहाँ पे चल रहा है 127.0.0.1, ये लोकल का IP होता है। कौन से पोर्ट नंबर पे, 3306 पे। और डेटाबेस का नाम क्या है, कंट्री, हमें वर्ल्ड डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया कि WRLD वर्ल्ड डेटाबेस से हमें कनेक्ट होना है। और दो पैरामीटर और बाकी हैं इसके कि यूज़र कौन है। और एक्चुअली देखो अपन जो क्वेरी लिख रहे हैं उसमें एरर आ सकती है। तो जब भी आप काम करो, एक छोटा सा काम आप और कर सकते हो कि आप एक ब्राउज़र में अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखो, ताकि अगर कोई एरर आए आपके तो आप उस एरर को, मतलब क्वेरीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, आप उनकी हेल्प ले सको। तो अपने पास यहाँ पे स्कोप गाइड रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप की कमांड्स रखी हुई सारी है। ये स्कोप का ऑफिशियल होम पेज है। तो इस ऑफिशियल होम पेज पे अपनी स्कोप इंपोर्ट कमांड दी हुई है। इस कमांड पे जाएंगे और चेक करेंगे हम सब कुछ सही तो लिख रहे हैं क्या। तो इंपोर्ट के अंदर हमारे कमांड्स कनेक्ट स्ट्रिंग अपन दे दी, ठीक है, ड्राइवर अपन ने दे दिया, और आपकी बिन डायरेक्टरी भी आप दे सकते हो। तो बिन डायरेक्टरी का प्रोग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो हमें यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो ये क्वेरीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमें यूज़र नेम पास करना है, यूज़र पास नहीं करना है। यूज़र नेम रूट से लॉगिन करना है, -- पासवर्ड रेड हैट है हमारा,
तो हमने दिया। उसके बाद नीचे अपन, ये तो अपने कनेक्शन पैरामीटर्स हैं। उसके बाद इंपोर्ट पैरामीटर्स आते हैं अपने, कि इंपोर्ट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो नीचे आप देखोगे ये अपने इंपोर्ट कंट्रोल आर्ग्यूमेंट्स हैं या इंपोर्ट पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करनी है, टेबल इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है कि हाइफन हाइफन टेबल आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हाइफन हाइफन हमें एक टेबल इंपोर्ट करनी है। कौन सी, कंट्री टेबल इंपोर्ट करनी है। उसके बाद कहाँ पे इंपोर्ट करनी है, वो आपकी टारगेट डायरेक्टरी होती है। नीचे देखो जस्ट कि टारगेट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का पाथ, कि HDFS डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, HDFS में कहाँ पे स्टोर करोगे। तो अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हाइफन हाइफन टारगेट डायरेक्टरी, और HDFS का पाथ देना है हमें। तो HDFS का पाथ क्या होता है कि हम दे सकते हैं डायरेक्टली स्लैश करके भी दे सकते हो, या फुल पाथ लिख सकते हो, URI लिख सकते हो। URI क्या होगा, URI आपका होगा HDFS:// कहाँ चल रहा है HDFS अपना, sachin.com पे या बिग डेटा पे चल रहा है। बिग डेटा नाम से अपन ने अपने होस्ट नेम अपने बिग डेटा सेट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बिग डेटा मशीन के ऊपर कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा था, 9000 पे चल रहा है। और कहाँ पे स्टोर करना है, यूज़र नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने स्कूप नाम का फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर आप एक कंट्री नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ये लिखोगे /user scoop country तो भी एक ही बात है, पर आपको URI पता होना चाहिए कि पूरा फुल URI क्या होता है, HDFS, उसके बाद में जहाँ पे चल रहे हैं पोर्ट नंबर, और फिर पाथ लोकेशन कि कहाँ पे डालना है। तो हमने स्कूप नाम का फोल्डर लास्ट टाइम पे क्रिएट कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर कंट्री नाम से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारा एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर के अंदर HDFS के अंदर हम सारे के सारे जितनी भी एंट्रीज हैं कंट्री टेबल में, उन सारी एंट्रीज को हम यहाँ पे लोड करा देंगे, ठीक है। तो इसमें आगे क्या करेंगे, ये हमारी डेस्टिनेशन हो गया कि कहाँ पे हमें डाटा को लोड करना है। उसके बाद एक हमें देना होता है मैपर -m1। मैपर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। आपका जो स्कूप है वो पैरेलली प्रोसेस करता है, लेकिन पैरेलल प्रोसेस में थोड़ी दिक्कत है। देखो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कि मानो एक बहुत बड़ी टेबल, बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अपने रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, डेटाबेस की टेबल में अपना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, और अगर आप उसे इंपोर्ट कर रहे हो, अगर सिर्फ एक ही प्रोग्राम चला रहे हो आप, मैपरिस का एक मैपर प्रोग्राम चला रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैपरिस क्या करेगा, मैपर प्रोग्राम रन करेगा और इस टेबल में क्वेरी करेगा डेटा, क्वेरी से डेटा फेच करेगा और उसे कहाँ राइट करेगा, HDFS में राइट करेगा। तो एक प्रोग्राम को इस पूरे डेटा को फेच करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चूंकि बिग डेटा में तो अपन बिग डेटा से डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसे हम पैरेललिज्म बोलते हैं, कि हमें क्या करना है, पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, तो इसे हम पैरेललिज्म बोल देते हैं। अब पैरेललिज्म कैसे होगा, कि हम अगर जल्दी काम करना चाहते हैं, ठीक है, हम फटाफट इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम हमारे जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें मल्टीपल जॉब्स रन करनी पड़ेगी। और मल्टीपल मैप रन करते हैं, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब मैप रिड्यूस जॉब चलती है तो आप मल्टीपल मैप प्रोसेस एक साथ पैरेलली रन कर सकते हो। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए भी जो टेबल है अपनी, उस टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल मैपर्स लॉन्च करेंगे, एक मैप लॉन्च नहीं करेंगे। हमने जैसे 3 मैपर लॉन्च कर दिए, तो आप -m3 पास कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि 3 मैपर एक साथ काम करेंगे, और -m3 में आपका मैप काम करेगा, कोड सेम ही है लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। तो क्या होगा, आपका डेटा डिवाइड हो जाएगा, कि कुछ पोर्शन ऑफ डेटा को मैपर 1, फिर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डेटा को मैपर 2, और नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डेटा को क्या करेगा, मैपर 3 प्रोसेस करेगा। और ये पैरेलली काम करेंगे सेम टाइम पे। तो जो डेटा आपका HDFS में जाना था वो बहुत स्पीड से आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम फटाफट हो, इंपोर्ट स्पीड से हो, तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हमने जो लास्ट पैरामीटर लिखा है -m, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मैपर्स, कि कितने नंबर ऑफ मैपर्स आपको लॉन्च करने हैं। यानी 3, अगर आपने -m3 लिखा तो आपके 3 मैपर लॉन्च हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम तो नहीं है एक्चुअली। आपकी टेबल में क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी की होनी चाहिए, यूनिक कॉलम होना चाहिए। वो यूनिक कॉलम बहुत जरूरी है, क्योंकि उस यूनिक कॉलम के बेस पे न्यूमेरिकल कॉलम है, आपका ID कॉलम है, अपने को 3 स्प्लिट मारने, देखो 3 में पर लॉन्च करें तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करेगा, जावा उस यूनिक कॉलम पे क्वेरी फायर करेगा, उसको 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, ठीक है, ताकि आपके तीनों के तीनों मैपर्स क्या कर सकें, इजीली डेटा इंपोर्ट कर सके और एक दूसरे से कोलाइड नहीं करें, ताकि इसको पता रहे कि मेरे को सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड क्या करने, इंपोर्ट करने। सेकंड वाले को पता रहे कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे स्टॉप करना है, इतने ही रिकॉर्ड्स मेरे को
इंपोर्ट करना है, तीसरे वाले को भी बता रहे हैं कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है, तो इतने रिकॉर्ड्स मेरे को इंपोर्ट करना है। और ये बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक कॉलम होना चाहिए टेबल के अंदर न्यूमेरिकल। और उस कॉलम की वजह से, उस कॉलम की वजह से, यूनिक कॉलम की वजह से आपका जो मैपर है वो आपके डेटा को पैरेलली प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि इट विल बी वेरी हार्ड, अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो अपने डेटा को कैसे स्प्लिट करेंगे। 3 मैपर रन कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जैसे क्वेरीज कैसे होती है कि मानो आईडी कॉलम है, तो जैसे अगर आपके पास 1000 रोज है, तो आईडी कॉलम अगर अपना यूनिक कॉलम है तो मैपर्स क्या करेंगे, मैपर बोलेगा कि मेरे को आईडी 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 300 तक जाना है। सेकेंड वाला मैपर क्या बोलेगा, मेरे को आईडी 301 से स्टार्ट करना है और 600 तक जाना है। और मैपर 3 में ये हो सकता है कि हम आईडी 601 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक जाएंगे। तो ये फर्स्ट 300 रोज को प्रोसेस करेगा, ये मिड 300 रोज को प्रोसेस करेगा, ये लास्ट 300 रोज को प्रोसेस करेगा। तो अगर आपका यूनिक कॉलम आईडी है तो उसकी वजह से आराम से क्या कर सकते हैं अपन, पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई यूनिक कॉलम नहीं है तो फिर हम कैसे स्प्लिट करेंगे डेटा को, तो दैट बिकम ए चैलेंज फॉर अस। तो इसीलिए मैंने हाइफन हम अभी 1 दिए है फिलहाल के लिए। 1 का मतलब है कि हमें सिर्फ एक मैपर यूज़ करना है, यानी सिंगल प्रोग्राम लॉन्च होगा, वो आपके डेटाबेस से डेटा को लोड करेगा। और ये पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट भी क्या करता है वो, बाय डिफॉल्ट भी मल्टीपल मैपर लॉन्च करने ट्राई करता है, फिर वो एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाएगा, आपके टेबल को स्प्लिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब भी आप मैपर पास करोगे ना, अगर आप मैपर की वैल्यू 1 से ज़्यादा पास कर रहे हो तो आपको वो यूनिक कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस कॉलम के बेसिस पे आपको स्प्लिट मारना है, और फिर आपको पैरेलली क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है यूजिंग योर मैप जॉब्स। तो दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे मैपर 1 किया है ना। देखो इसको रन करते हैं, होप सो कमांड चल जाए। तो अपन कमांड रन कर रहे हैं, आपको एक एरर मिल रही है ना, जो लास्ट टाइम अपने को मिल रही थी। अब एरर क्या बोल रहे हैं, सेम एरर आएगी अपने पास, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड, और ये बोल रहा है वही ORG अपाचे कॉमन लैंग्वेज स्ट्रिंग यूटिल्स। सेम एरर अपने पास लास्ट टाइम भी थी, और फिर मैंने आपको बोला था कि आई विल फिगर इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो देखो ये मत समझना कि बिग डेटा में बिना एरर के आप काम कर लोगे। इवन सबसे फेमस क्वेश्चन की मैं बात करूँ बिग डेटा इंटरव्यू के अंदर, तो ये पूछते हैं कि सबसे बड़ा इशू आपने क्या फेस किया और कैसे फिक्स किया, ठीक है। और अगर आपको आंसर देना है तो आपको यही चीज़ें काम आएगी कि हम Hadoop वर्जन 3 यूज़ कर रहे थे, हमने उसको कॉन्फ़िगर किया, हमने इंपोर्ट जॉब रन करी तो हमारी जॉब रन नहीं हुई, फेल हो गई, जस्ट बिकॉज है लाइब्रेरी, और वो स्ट्रिंग यूटिल्स लाइब्रेरी थी, उसमें Hadoop वर्जन 3 की लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे थे जो कि कॉम्पेटिबल नहीं थी Hadoop स्कूप वर्जन 2, Hadoop स्कूप वर्जन 1.4 के साथ में। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें इसको जो हमारा पुराना वर्जन था Hadoop का, उसकी हमें लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ी, उस लाइब्रेरी को हमें रिप्लेस करना पड़ा, तब जाके हमारा स्कूप की जॉब कंप्लीट हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रख सकते हो। और एरर्स आती है तो एरर सिखा के जाती है ना, बहुत कुछ सिखा के जाती है। आप एरर, जैसे एरर आती है तो आप सर्च करना स्टार्ट करते हो इंटरनेट पे, गूगल करते हो, और वो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड कर देती है, ना चाहते हुए भी आप डिटेल में चले जाते हो। वरना अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रही है, आप घर जाके कमांड चला रहे हो, कमांड चल रही है, सब काम ईजिली हो रहा है, तो आप लर्न नहीं कर पाओगे ना, एक्चुअल लर्निंग नहीं हो पाएगी। एक्चुअल लर्निंग सेल्फ लर्निंग होती है, और जब एरर आती है तब आप इधर उधर हाथ पाँव मारते हो, तब आप और ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज होते हो, और ज़्यादा नॉलेज से एक्सपोज होते हो। तो एरर्स आर गुड, ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि एरर आ रही है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बिग डेटा छोड़ देता हूँ मैं, नहीं। ये एरर्स ही आपकी लाइफ बनाएगी, और एरर्स सोल्व करते करते आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ऑनलाइन जाके कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये एरर है, अब इसमें अपन सर्च किया कि यार लाइब्रेरी काम नहीं कर रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने फटाफट सर्च कर लिया, लेकिन आप थोड़ा हाथों मारोगे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि अपन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करने का फ़ायदा क्या होता है कि ओपन सोर्स काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और उनके सेम प्रॉब्लम अपने से पहले आ चुकी होती है, वो ये क्वेश्चन पहले से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे रेज कर चुके होते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन ओपन सोर्स टूल्स को अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके इनकी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर या अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है, वहाँ पे आपको इजीली सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आपके। तो ये जो एरर आ रही है, इस एरर को सोल्व करने का सीधा तरीका क्या था अपने पास, कि अपन जो हडूप है, हडूप की लैंग्वेज अपन चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था अपन ने कि लैंग्वेज डॉट हडूप सर्च किया था अपन ने, तो वो आ गया अपने पास। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कॉमन लैंग्वेज वाला पैकेज है अपना, ये जावा 8+ के लिए काम करेगा, और हडूप वर्जन 3 में। और ये अपना 2 वाला पैकेज है, तो अपने को 2 वाला पैकेज चाहिए, tar.gz फाइल है, उसे अपन डाउनलोड कर लेंगे।
अपन ने टारगेट फाइल को डाउनलोड किया, सेव किया फाइल को, डन। तो फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। स्टार्ट क्यों नहीं हुआ ये, ठीक है, हो गया डाउनलोड। तो अपन चेक करें, इधर डाउनलोड्स में जाते हैं अपन, CD करके होम पेज पे आते हैं और होम से डाउनलोड्स में जाते हैं। तो डाउनलोड्स में आपके पास कॉमन लैंग्वेज 2.6 जार फाइल रखी हुई जो मैंने डाउनलोड करी थी, या कॉमन लैंग्वेज की tar फाइल रखी हुई है। तो इस जार फाइल को तो रिमूव कर देते हैं अपन, क्योंकि ये भी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये जो फाइल अपने डाउनलोड करी है कॉमन लैंग्वेज 2.6, क्योंकि स्कोप वर्जन 2 के लिए ही बना हुआ है, तो उसको अपन एक्सट्रेक्ट कर लेंगे सेम तरीके से। tar-xf कॉमन लैंग्वेज वाली फाइल को अपने एक्सट्रेक्ट किया। यहाँ से आपको फोल्डर मिल रहा है कॉमन लैंग्वेज 2.6, उसमें जाएंगे अपन और यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स मिल रही है। देखो, कॉमन लैंग्वेज 2.6 .jar फाइल, कॉमन लैंग्वेज जावा का डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है और सोर्सेस फाइल रखी हुई है। तो आप चाहो तो इन सारी जार फाइल्स को कॉपी कर सकते हो कि कॉपी star.jar जितनी भी जार फाइल्स रखी हुई है करंट फोल्डर में। और कहाँ पे डालते हैं अपन इनको, स्कूप की लाइब्रेरी में, क्योंकि अपन इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, पैकेजेस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि $scoop home, जहाँ पर भी स्कूप हमने इंस्टॉल किया हुआ है। देखो, वेरिएबल्स का फायदा यही है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्कोप कहाँ पे है। आपने वेरिएबल सेट कर रखा है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार जो स्कोप होम है उसका जो भी वैल्यू है वहाँ पे हमें उसके अंदर एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर होगा, वहाँ पे मूव कर दो। हमने मूव कर दिया, ठीक है, कॉपी कर दिया। हम डाउनलोड्स में जा सकते हैं और हमारा सारी फाइल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब जरूरत नहीं है। तो अपना -RF करके सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ताकि डाउनलोड्स अपना क्या रहे, क्लियर रहे। आगे भी हम पैकेज डाउनलोड करेंगे। CD करके आए अपन और यहाँ से अपन चले जाते हैं किसके अंदर, अपने टेम्प फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसी फोल्डर में हमने हमारा काम किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको रन कर देंगे, हमारी टेम्प फोल्डर में जाके हमारी जॉब को रन करेंगे दोबारा, जिसमें एरर आ रही थी। तो हमने जॉब रन करी। इस बार देखो वापस एरर आ रही है अपने पास कि क्या एरर आ रही है, दिस टाइम द एरर इज, ये बोल रहा है कि अननोन डेटाबेस WORLD वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है कि आपके पास डेटाबेस नहीं है, वर्ल्ड डेटाबेस नहीं है। मैंने W कैपिटल लिखा हुआ है, उसकी वजह से एरर दे रहा होगा, केस सेंसिटिव हो के ना, कि वर्ल्ड नाम का डेटाबेस नहीं है। देखो, वो जो पुरानी एरर आ रही थी वो एरर चली गई है अपनी, क्योंकि वो एरर किसकी वजह से आ रही थी, लाइब्रेरी की वजह से आ रही थी। तो जब भी अगर आप हडूप चला रहे हो और कभी भी आपको नो क्लास फाउंड एरर मिले, तो मत समझ जाना लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है, हमें लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी फाइल्स हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ना। नो क्लास फाउंड आता है। अभी आप देखना, आपको एरर पढ़ना पड़ेगा। देखो एरर है इसमें, एरर कैसे पढ़ते हैं, ये A2RG अपाचे लिखा हुआ है ना, ये एरर्स हैं। तो इनको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे सबसे बिगिनिंग में, जहाँ से ये A2RG स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है A2RG, तो यहीं पे जाके हम थोड़ा सा देख चेक करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे पहले वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है SQL सिंटैक्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमारे पास SQL सिंटैक्स एरर है और बोल रहा है कि कनेक्ट नहीं कर सकते हम इस डेटाबेस से, पोर्ट नंबर 3306 पे, ठीक है। अननोन डेटाबेस है कौन सा, वर्ल्ड। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी क्वेरी में क्या दिक्कत है, आपने डेटाबेस का नाम गलत दिया हुआ है। तो जब अपन फिक्स कर सकते हैं, नो इश्यूज़, नो बिग इश्यूज़। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो W अपन लिखा था कैपिटल W, वो अपन यहाँ पे स्मॉल W में कन्वर्ट कर देंगे। तो कमांड देखो कि स्कूप इंपोर्ट करना है हमें बिन डायरेक्टरी, ठीक है। बिन डायरेक्टरी का मतलब है जहाँ पे अपन कोड रखेंगे और उसी डायरेक्टरी में काम करना है आपको। तो मेरी करंट डायरेक्टरी वही है, होम हडूप टेम्प। उसी में आपको ड्राइवर दिया आपने कि ड्राइवर यूज़ करना है, कनेक्ट स्ट्रिंग दी, ठीक है। और उसके बाद में आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया एंड टेबल कंट्री इंपोर्ट करनी है, टारगेट यहाँ पे स्टोर करना है और एक मेपल लॉन्च करना है, वो आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसको रन कर दो। इस बार एरर नहीं आनी चाहिए, आएगी तो देखेंगे क्यों आ रही है एरर, हो सकता है एरर आया नहीं है, वो अपने अलग इशू है। तो मैंने बता दिया कि कैसे सर्च करना है ऑनलाइन और कैसे अपने को डालना है ना। तो वापस अपना एरर आ रही है, तो बोल रहा है कि नेटवर्क अनरीचेबल। तो एक तो मेरे को यहाँ पे मिला है नेटवर्क अनरीचेबल। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इस बार क्या एरर दे रहा है अपने को, ये सॉकेट नेटवर्क अनरीचेबल बता रहा है कि इम्पोर्ट फेल कनेक्टिंग टू रिसोर्स मैनेजर एट 0.000.832। तो ये एक्चुअली आपके रिसोर्स मैनेजर नहीं चल रहा है, रिसोर्स मैनेजर से कम्युनिकेशन की एरर आ रही है। तो JPS देखते हैं अपन, रिसोर्स मैनेजर चल रहा है, नेम नोड चल रहा है, डेटा नोड चल रहे हैं, सेकेंडरी नेम नोड चल रहा है, सब कुछ तो रन कर रहे हैं प्रॉपर। एक बार स्टॉप करके वापस से रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बन चुकी है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी करंट कोड को रिमूव करते हैं अपन। एक बार stop -all.sh करके एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्विस को,
क्योंकि उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम दे रहा है और नेटवर्क में वो प्रॉब्लम दे रहा है कि इसकी अपने रिसोर्स मैनेजर की प्रॉब्लम दे रहा है। सॉरी, स्टॉप तो कर दिया अपन ने, स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जेपीएस चेक करते हैं। सर्विसेज चल रही है, अपनी डेटा चल रहा है, नोड चल रहा है, सेकेंडरी नेम और रिसोर्स सब कुछ चल रहा है। तो वैसे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, बट वो कभी कभी नेटवर्क इशू जाता है, तो उसको दोबारा रन कर देते हैं कि वो अपने रिसोर्स मैनेजर से बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी सेम एरर दे रहा है वो कि रिसोर्स मैनेजर से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क इज अनरीचेबल आ रहा है अपना। बिग डेटा 9000 पोर्ट पे ऐसा कैसे हो सकता है? अपन चेक करते हैं या अपना ये चल रहा है नहीं चल रहा है HDFS। एक्चुअली अपन यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अपन ने बिग डेटा 9000, इसकी वजह से इशू दे सकता है वो, कि एक बार इसको हटा के देखो, सिर्फ नॉर्मल पाथ दो कि मैं /यूजर होम डायरेक्टरी में डाउनलोड करना है, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से भी एरर दे रहा हो। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं दे रहा है अपने को, यहाँ पे दिक्कत वही आ रही है। आपकी बार क्या एरर आ रही है अपने पास? एरर हडूप के एरर आ रही है ना कि अपना नेम नोड नहीं चल रहा है। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सही काम कर रहा था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सॉकेट नेटवर्क इज अनरीचेबल। तो चला के देखते हैं अपन HDFS DFS-LS कमांड चल रही है। LS देखो, LS कमांड नहीं चल रही है, तो एक्चुअली मेरा क्या नहीं कर रहा है, अपना हडूप से ऐसे काम नहीं कर रहा है। IP एड्रेस चेक करते हैं अपन, IP एड्रेस क्या मिला हुआ अपने सिस्टम को, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है तो हो सकता है मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया हो, क्योंकि राउटर कभी भी आपका IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक होता है। अपन ने सारा काम क्या मान के किया हुआ है? 168.29.30 मान के किया हुआ है। तो हमारा IP एड्रेस के IP ADDR शो, और जो भी आपका देखो नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, कोई IP एड्रेस नहीं मिला हुआ है ना, कनेक्शन ही ऑफ है अपना नेटवर्क का। तो यहाँ पे एक कमांड होती है जो आप रन कर सकते हो, sudo dh client। ये कमांड क्या करती है? DH का मतलब है DHCP, अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कि राउटर आपको IP देता है। तो हम यहाँ पे कमांड चला रहे हैं कि हम राउटर के क्लाइंट है, हम DHCP क्लाइंट है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो DHCP सर्वर है, जो राउटर है, वो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करें। तो पहले ये चीज़ आप हमेशा चेक कर लेना। देखो अभी अपने को IP एड्रेस मिल गया 43.230 है ना, 168.43.230 मिला है। और यहाँ पे अगर मैं IP अपन चेक करेंगे हमने क्या IP एड्रेस सेट किया था, तो ETC के अंदर होस्ट फाइल में एक्चुअली क्या है कि मेरा इंटरनेट केबल ब्रेक हुआ है, तो मतलब ब्रेक हो गया था लास्ट वीक। तो जैसे मेरा इंटरनेट केबल ब्रेक हुआ, तो अभी कल वो सही करके गए जियो वाले, तो उसकी वजह से IP एड्रेस चेंज हो गया, उन्होंने गलत सॉकेट में मेरा मतलब केबल उन्होंने चेंज कर दिया, तो IP एड्रेस भी चेंज हो गया। और अपने सारा काम क्या मान के किया हुआ है कि हमारा IP एड्रेस किस रेंज में, विंडोज़ के अंदर देखो IP एड्रेस आपका 43 डॉट हो गया ना, कि 43.232 मेरा इसका आ रहा है और 43.230 अपने इसका आ रहा है। तो यहाँ पर अपना 29 था लास्ट टाइम पे, तो अब मेरे राउटर का एड्रेस चेंज हो गया है, 43 हो गया है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अब हमेशा ध्यान रखना, नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, इसलिए अपने को फिक्स करना पड़ेगा, 43 पे इसको चेंज करना पड़ेगा, 192.168.43.230 पे चेंज करना पड़ेगा, जो भी आपका IP एड्रेस है। ठीक है, 230 है ना अपना, 230 है, तो इसमें चेंज कर देंगे अपन 43.230 और सूडो से चेंज करना है। तो ETC होस्ट में गए, और तभी मैं देख रहा हूँ एरर क्यों आ रही है, एरर नहीं आनी चाहिए थी, अपने सब कुछ सही लिखा था, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा नेटवर्क एड्रेस चेंज हो गया। स्टॉप करेंगे सबको, क्योंकि अपन ने बाय डिफ़ॉल्ट उनको इसी IP एड्रेस पर पुराने
आईपी एड्रेस पे रन कर रखा था तो स्लाइटली आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि विंडोज़ में अपने कॉन्फ़िगरेशन किया था तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा फिर। तो विंडोज़ के अंदर आप नोटपैड ओपन कर सकते हो एडमिन यूजर से, और वहाँ से फाइल ओपन कर सकते हो। कौन सी वाली फाइल थी? सी के अंदर विंडोज़ सिस्टम 32 etc या ड्राइवर्स। इसमें तो अपने को ड्राइवर सर्च करना है पहले, ड्राइवर्स के अंदर etc, और etc में ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको ऑल फाइल कर देंगे तो होस्ट वाली फाइल मिल जाएगी। इस फाइल में भी जहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है 29 लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 43 करना पड़ेगा क्योंकि मेरा राउटर ने मेरा एड्रेस चेंज कर दिया आईपी एड्रेस। हालांकि 230 और 232 तो सेम रह गया लेकिन 29 से 43 पे स्विच हो गया अपना एड्रेस। तो इसे सेव कर लोगे ताकि दिक्कतें जो है वो सोल्व हो जाएगी अपनी। स्टॉप हो गया, वापस से स्टार्ट कर लेंगे। तो नेटवर्क एरर आ रही थी ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एरर सिखाती है अपने को। देखो अभी पता ही नहीं चलता अपने सिस्टम में, एरर आई तब पता चला कि अच्छा ये गलती हो गई है, वरना तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि मेरा आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया, अपन देखा भी नहीं, पिंग करके भी नहीं देखा। तो सबसे पहले ये काम किया करो कि जब भी आप लिनक्स मशीन ओपन करो आप पिंग कर लिया करो। मैंने पिंग नहीं किया, वो गलती हो गई। आप गूगल को पिंग करो, अगर पिंग करे मतलब नेट चल रहे हैं फिर आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो ना। ओके, तो ये अपन ने स्टार्ट कर दिया और अब अपन चेक, अब हम रन करते हैं कमांड को। ठीक है, तो अपनी कमांड रन हो जानी चाहिए। लास्ट टाइम नेटवर्क इशू था, अब अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्स मैनेजर से, नोड मैनेजर से अपन बात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपनी मैपडीज जॉब रन कर रही है, आप देख सकते हो कि मैपडीज ड्रोन को उसने सबमिट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिंक दिया हुआ है कि आप इस यूआरएल पे जाके चेक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कि कितनी एप्लीकेशन आपकी चल रही है। अब जॉब लॉन्च होगी, मैपडीज जॉब होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हो आप, मैप जॉब रन करा 100%, रिड्यूस इसमें था ही नहीं, सिर्फ मैप जॉब रन करती है। तो मैप जॉब ने क्या, मैप जॉब रन होके अपना काम हो गया। तो मैपर काम किया और मैपर ने अपना आउटपुट राइट कर दिया। तो बोल रहे हैं कि बाइट्स रिटर्न 31490 और टोटल 239 रिकॉर्ड्स अपने को मिल गए। तो ये अपनी इंपोर्ट जॉब सक्सेस हो गई है ना, ये मेरी जॉब थी। इसको पढ़ लो आप आराम से कि स्कोप इंपोर्ट बिन डायरेक्टरी होम हडूप टेम्प एंड ड्राइवर वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो स्कोप के अगर आपको कोड देखना है तो कोड आपको यहाँ पे करेक्ट डायरेक्टरी मिल जाएगा क्योंकि अपन ने बोला है कि अपनी टेम्प डायरेक्टरी के बिन डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे अपने क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। देखो कंट्री डॉट जार फाइल मिल रही है, कंट्री डॉट जावा फाइल मिल रही है। यानी स्कोप ने क्या किया, स्कोप ने जावा कोड लिखा है। अगर आप स्कोप यूज़ नहीं करते तो आपको जावा में ये वाला कोड लिखना पड़ता, ये जावा कोड है पूरा। तो ये पूरा कोड अपने को लिखना पड़ता क्या करने के लिए, जो टेबल अपने इंपोर्ट करी है उस टेबल को इंपोर्ट करने के लिए। तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, 230 200, अभी तो 70% ही हुआ है। मैं लास्ट में चला जाता हूँ, 1159 लाइन का कोड है ये। इतना बड़ा कोड अपने को लिखना पड़ता, हालांकि ये तो बड़ा कोड हो गया, पर छोटा भी लिख तो भी अपने को कोड लिखना पड़ता जावा का कुल मिला के, क्या करने के लिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए। बट अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ स्कूप, अपने कुछ नहीं करना है। मैं फाइल्स डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपने काम की नहीं है अब जॉब रन करने के बाद में, ताकि अपना फोल्डर क्लीन रहे। तो ये जॉब रन करेंगे अपन, सिंपल सी जॉब है स्कूप इंपोर्ट, और ये आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ तो पूछो कि इंपोर्ट कैसे काम कर रहा है। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये काम किया या नहीं किया तो वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या चेक करेंगे, अपनी होम डायरेक्टरी चेक करेंगे, HDFS 3FS LS होम स्कोप चेक करेंगे। वहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखना चाहिए, सॉरी होम नहीं, यूजर स्कोप। वहाँ पे अपने को एक फोल्डर दिखना चाहिए कंट्री नाम से, आपको फोल्डर दिख रहा है कंट्री नाम से। और उस फोल्डर में क्या कर सकते हैं अपन, जो कंट्री नाम का फोल्डर है उसको अपन एलएस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ही फाइल मिलेगी क्योंकि अपन एक ही मैप पर रन किया था। तो मैप 00 फाइल मिल रही है, और इस फाइल को आप चेक करना चाहो तब चेक कर सकते हो कि मैप हाइफन, ठीक है 50, इस फाइल में क्या रखा हुआ है। एलएस की जगह अपन गेट कमांड रन कर देंगे, तो जो हाउडूप की कमांड थी अपनी वो अपन रन कर देंगे।
पार्ट सरा पार्ट लिखा हुआ था, पार्ट आर, पार्ट हाइफन, अब ये फाइल भी नहीं मिल रही है। फाइल का नाम क्या था, पार्ट हाइफन एम, पार्ट हाइफन एम हाइफन, ठीक है, फाइल का नाम सही से डालना, पार्ट हाइफन एम हाइफन, ये नाम था फाइल का। तो देखो सारा डेटा अपने पास आ गया है। अब देखो कई बार क्या होता है कि अपन जब डेटा डाउनलोड करते हैं ना, तो डेटा का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे अपने को पता ही है, अपन पांडास रीड करते हैं, पांडास के अंदर काम करते हैं, तो पांडास में अपन क्या करते हैं, रीड CSV अपन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए। तो उसके लिए CSV का मतलब क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कई बार आपको स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है कि आपकी जो डेटा है वो कोमा सेपरेटेड होना चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट अपना कोमा सेपरेटेड है। सपोज करो आपको टेब सेपरेट करके डेटा स्टोर करना हो, कोमा की जगह क्या लगाना हो अपने को, टेब लगाना हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, टेब सेपरेशन कैसे काम करेगा, तो टेब सेपरेटली अपना डेटा स्टोर करना है, तो कोमा को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा /t से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि इंपोर्ट करते टाइम ही, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो उसी टाइम आप कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। हाइफन हम सबसे लास्ट में रहने देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं अपने कि हाइफन हाइफन FIELD फील्ड्स हाइफन टर्मिनेटेड हाइफन बाय, फील्ड का मतलब है कॉलम्स, कि सारे कॉलम आपस में किस पर्टिकुलर कैरेक्टर से टर्मिनेट होंगे। जैसे मैं टेप से करना चाहता हूँ तो मैंने /t डाल दिया, कॉमा से तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा था, और पहले इस फाइल को डिलीट कर देता है ना, आरएम रिमूव कर देते हैं अपन, सॉरी HDFS हाइफन आरएम रिमूव कर देते हैं, हाइफन R /home यूजर स्कोप, उसके अंदर से कंटेंट फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। फोल्डर डिलीट करना मत भूलना, ठीक है। फोल्डर डिलीट कर दिया मतलब जो भी अपन इंपोर्ट किया था वो डेटा अपन ने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हो आपकी फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय /t एंड हाइफन हाइफन लाइन्स टर्मिनेटेड बाय बैकस्लेशन, इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो कैरेक्टर्स। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि अपन सही लिख रहे नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे हाइफन हाइफन स्प्लिट बाय वगैरह तो अपने को भी नहीं देना है, टेबल डायरेक्टरी, इसमें अपन दे सकते हैं कि फील्ड टर्मिनेटेड बाय वैलिडेशन थ्रेशोल्ड, सर्च करना पड़ेगा अपने को, हाइफन हाइफन फील्ड टर्मिनेटेड बाय। देखिए लार्ज ऑब्जेक्ट में दिया हुआ, देखो ये अपने पास ये ऑप्शन होता है। इनक्लोज बाय, अगर कोट्स के अंदर वैल्यूज रखी हुई है तो आप कोट्स डाल सकते हो। एस्केप बाय कैरेक्टर डाल सकते हो कि एस्केप कैरेक्टर कौन सा होगा आपको, / कैरेक्टर एस्केप है, कौन सा कैरेक्टर एस्केप कैरेक्टर है वो डाल सकते हो। टर्मिनेशन दिया हुआ कि फील्ड टर्मिनेटेड बाय, है ना, तो सही लिखा है अपन ने, लाइन्स टर्मिनेटेड बाय कैरेक्टर। तो आप ये दे सकते हो कि आपका जो डिलीमीटर है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो एस्केप कैरेक्टर क्या होता है अपना, / अपना एस्केप कैरेक्टर होता है, तो आप बोल सकते हो /b बैक स्पेस होता है, / न्यू लाइन होता है, /r कैरीज रिटर्न होता है, /t टेब होता है, /कोट आपका डबल कोट होता है, डबल /कोट आपका सिंगल कोट होता है, डबल / आपका / होता है, /0 आपका नल होता है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनक्लोज वगैरह आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई इन्होंने। तो इसके लिए यहाँ पे आप इस तरह से दे सकते हो कि अपन से लिखा लाइन सिमिलर बाय बैकस्लेशन। तो अब क्या होगा, इससे पहले कॉमा वाली फाइल्स अपने पास आ रही थी ना, अभी कौन सी फाइल्स आएगी अपने पास, टेप सेपरेटेड फाइल्स आएगी। तो इस फाइल को, इस कोड को मैंने रन कर दिया, इस कमांड को रन कर दिया अपन ने, कमांड रन करी, वापस से वही सेम काम होगा, मैपरी जॉब बनेगी, मैपरी जॉब लॉन्च होगी और पीछे अपना डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो एक पहले अपन एक बेसिक जॉब रन कर लिया ना, अभी कुछ जॉब और रन करेंगे अपन स्कूप की, फिर अपना स्कूप फिनिश हो जाएगा। डन। तो अब अगर आप पुरानी फाइल देखोगे, मतलब फाइल तो सेम ही बनी होगी, तो अगर अपन केट करें पार्ट 00 फाइल को, सॉरी पार्ट हाइफन हम 00 फाइल को, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, डेटा इस बार टेप सेपरेट दिखेगा। देखो अपना जो डेटा है वो टेप सेपरेट हो रहा है, वैल्यूज आपकी टेप सेपरेट है। तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो आपको डेटा किस तरह से डाउनलोड करना है। तो ये तो अपने पास ऑप्शन दिए होते हैं, और कोड भी आप देख ही रहे हो कि LS करके आप चेक कर सकते हो, कोड रखा हुआ है अपना, सारी फाइल्स अपन डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि अगर अपन बिना कंप्रेस करे डेटा स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर आप कंप्रेस करके डेटा स्टोर करोगे तो अपना जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और इवनली जब डेटा बड़ा होता है, जैसे आपको बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, तो आप क्या करते हो, उन्हें कंप्रेस करके फिर आप ट्रांसफ़र करते हो। तो स्कूप आपको फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे
पैरामीटर पास करके आप डेटा को कंप्रेस भी कर सकते हो। अब डेटा कंप्रेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक अपन, बहुत सारी लाइब्रेरीज है ना, कंप्रेशन एल्गोरिथम से बहुत सारी कंप्रेशन एल्गोरिथम से डिपेंड करता है डेटा कैसे कंप्रेस होगा। तो बहुत सारी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे फेमस जो है अपने पास हडूप के ऊपर, एक तो एवरो डेटा अपन यूज़ करते हैं। एवरो अपना कंप्रेशन एल्गोरिथम है, तो कंप्रेशन का टाइप है एवरो। जैसे जेसन होता है, जेसन भी अपना कंप्रेशन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, वह जेसन कंप्रेशन नहीं होता है, टार फाइल अपनी कंप्रेस फाइल होती है, बट एवरो आपका काम करेगा। एवरो के अलावा पार्केट काफ़ी फेमस है, पार्केट डेटा आप यूज़ कर सकते हो। पार्केट आप यूज़ कर सकते हो, पार्केट स्पार्क। देखो एवरो आपका मैपरेडिस का है कि अगर आप मैपरेडिस पे काम करते हो तो आप एवरो फॉर्मेट में क्या करते हो, डेटा को राइट करते हो। और अगर आप स्पार्क पे काम कर रहे हो तो स्पार्क का पार्केट फॉर्मेट है, पार्केट फॉर्मेट में आप डेटा को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो पार्केट फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हो। हाइव एक टूल है जो डेटा प्रोसेस करता है। हाइव का भी अपना एक होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। हाइव भी अपना एक कंप्रेशन यूज़ करता है। तो जैसे अपन इंपोर्ट जॉब की बात कर रहे थे ना ऊपर, कि इंपोर्ट जॉब में अपन स्कोप इंपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होता है, इंपोर्ट पैरामीटर्स आपको दिए होते हैं। तो इंपोर्ट आर्गुमेंट आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप आगे लगा सकते हो हाइफन हाइफन एज एवरो डेटा फाइल आप लिखोगे तो ये आपका क्या रहेगा, एवरो डेटा इंपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि कंप्रेस कर देगा आपके डेटा को एवरो फॉर्मेट में। सीक्वेंस फाइल लिखोगे तो डेटा को सीक्वेंस फाइल में स्टोर कर लेगा। टेक्स्ट फाइल लिखोगे, बाय डिफॉल्ट अपना टेक्स्ट फाइल होता है, तो इसीलिए अपना डेटा किस में स्टोर हो रहा है, टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो रहा है। आप हाइफन हाइफन क्या लगा सकते हो, पार्केट फाइल लगा सकते हो, तो डेटा को एज ए पार्केट फाइल इंपोर्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको वो डेटा इंपोर्ट करना है, जैसे मानो अलग अलग डेटाबेस डेटा अपने को लोड करना है, तो आप आगे हाइफन हाइफन अपेंड आर्गुमेंट लगा सकते हो। अपेंड का मतलब क्या है, अगर आपको दोबारा से इसी डेटा इंपोर्ट करना है, वापस से सेम डेटा एक बार और इंपोर्ट करना है सेम लोकेशन पे, तो आप आगे हाइफन हाइफन अपेंड लगा दोगे। तो इससे क्या होगा, वापस से आपको जो डेटा डाउनलोड करेगा नया डेटा, उसको पुराने डेटा के आगे ही ऐड कर देगा, उसी डायरेक्टरी में आगे ऐड कर देगा, वरना वो एरर दे देगा कि डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट करती है। और अपेंड तो अपन लगाएंगे क्योंकि हर बार अपन जब डेटा इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसी डेटा के आगे नया डेटा क्या करना जाना है, अपेंड करते जाना है। तो ये अपेंड ऑप्शन हो गया। बाकी फॉर्मेट देख लो किस किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये इन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कंप्रेशन के लिए, कि या तो बाय डिफॉल्ट आप 3 फाइल पास कर दो, पार्केट फाइल, एवरो डेटा फाइल, सीक्वेंस फाइल, इनको ये काम कर लेगा। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि हाइफन जेड करके या हाइफन हाइफन कंप्रेस आप ले सकते हो, या आपका कंप्रेशन इनेबल करेगा। और उसके बाद हाइफन हाइफन कंप्रेशन कोडेक पास कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जीजिप फाइल के अंदर आपका कंप्रेस डेटा डाउनलोड करेगा, या फिर आप अपना खुद का कंप्रेस कोडेक दे सकते हो, तो उसको ये यूज़ कर लेगा। तो अभी तो अपने जो इंपोर्ट किया है उसी के आगे अपेंड कर दिया अपने डेटा को, तो वापस से 239 रिकॉर्ड्स इसने अपेंड कर दिए। अगर आपको कंप्रेस फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो आप क्या लगा दोगे, हाइफन हाइफन कंप्रेस, डेटा को कंप्रेस कर देगा। और कोडेक पास कर सकते हो कि हाइफन हाइफन कंप्रेस कोडेक। अब कंप्रेस कोडेक अपना कंप्रेशन कोडेक COMPRESSI1 कंप्रेशन हाइफन कोडेक अपन पास कर सकते हैं। और उसमें कंप्रेशन कोडेक कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं अपन, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपाचे स्कूप कंप्रेशन कोडेक्स सपोर्टेड, कौन कौन से सपोर्ट करता है वो आप चेक कर सकते हो। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर रहे हैं अपन। वैसे बता नहीं रहा है कोडेक, अपने को देने लगा है इसने। अपन सर्च करते हैं कोडेक। आपने कहा लिस्ट नहीं दे रखी उसने ना। तो विकीपीडिया पे चेक कर लेंगे लिस्ट ऑफ कोडेक्स क्या क्या है अपने पास। ये तो सारे कोडेक्स दे दिए इसने अपने को।
एवरो सीक्वेंस फाइल अपन बात करेंगे बाद में, इसने भी कोडेक यूज नहीं कर रखा है। ये स्नैपी कोडेक दिया हुआ है अपने को बाय डिफॉल्ट, एक एग्जांपल स्नैपी मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट gzip होता है, अगर आप इसको सिर्फ इतना सा लिखोगे और ये करने से पहले आप अपनी टारगेट डायरेक्टरी को क्या करते हैं ना, डिलीट कर देना। तो इसको हैश कमेंट कर देता हूँ और अपनी जो टारगेट डायरेक्टरी है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो hdfs dfs हाइफन रिमूव यूज़र, अपने को रिकर्सिव रिमूव करना है यूज़र स्कूप कंट्री को, क्योंकि वहीं पे अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पुराना डेटा डिलीट कर देते हैं और उसके अंदर अपन कंप्रेशन इनेबल करके डाउनलोड करते हैं। तो इस कमांड को रन करते हैं, कंप्रेस डेटा डाउनलोड करते हैं। कंप्रेस डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो छोटी छोटी टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं कि कंप्रेशन कैसे करते हैं। तो कंप्रेशन के लिए अपन हाइफन हाइफन कंप्रेस लगा देंगे, अपना कंप्रेशन इनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो जिप कंप्रेशन करेगा अपना, तो जीजिप कंप्रेशन फॉलो करेगा, जीजिप एल्गोरिथम फॉलो करेगा और कंप्रेस डेटा अपना लोड करेगा। तो देखो मैपडी जॉब चल रही है, डेटा को कंप्रेस भी करेगा और फिर कंप्रेस करके स्टोर करेगा। तो आपका जो स्पेस है वो स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो और कंप्रेशन फास्ट काम करता है। तो इस बार अगर आप चेक करोगे, अपनी फाइल चेक करोगे, नाम तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप फाइल चेक करोगे तो आपको डेटा रीड नहीं कर, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्रेस डेटा रहेगा अपने पास। तो अगर आप इसको व्यू करोगे, बोला कि फाइल मिली नहीं है क्योंकि उसने कंप्रेस फाइल डाउनलोड कर ली है। तो यूज़र स्कोप कंट्री आप चेक करोगे तो उसमें आपकी कंप्रेस फाइल डाउनलोड होगी, देखो .gz, लास्ट में क्या लगा दिया उसने, .gz लगा दिया कि कंप्रेस्ड फाइल है। तो उसको फिर आपको कंप्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू ही रीड करना पड़ेगा, केट कमांड आपके काम नहीं करेगी, ठीक है। और करेगी भी तो आपको कुछ डेटा समझ में नहीं आएगा। तो ये अपना कंप्रेस डेटा है। इसके अलावा आप कोई भी कोडेक यूज़ कर सकते हो। कोडेक का मतलब होता है कि किस एल्गोरिथम से आपको कंप्रेस करना है। अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप अपना कंप्रेशन कोडेक पास कर सकते हो। आपको एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, किसी भी जॉब में कर सकते हैं। अभी अपने इंपोर्ट जॉब देख रहे हैं तो कंप्रेश हाइफन हाइफन कंप्रेशन कोडेक, जैसे स्नैपी बाय डिफॉल्ट होता है, स्नैपी के लिए आपको पहले से कोड दिया हुआ है हाडूप के अंदर, तो आप स्नैपी यूज़ कर सकते हो। स्नैपी कंप्रेशन टेक्निक अपने, ठीक है। तो आप स्नैपी यूज़ करोगे, वो स्नैपी कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू उसको इंपोर्ट कर लेगा और स्नैपी की जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है उसकी लाइब्रेरी पहले से हाडूप के अंदर या जो अपना स्कूप है उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई और कोडेक आप यूज़ करना चाहते हो, कोई कस्टम कोडेक आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई कस्टम कोडेक यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसकी लाइब्रेरी फाइल को भी लोड करवाओ। जैसे सपोज को आपको टार फाइल यूज़ करना है, टार कोडेक यूज़ करना है या कोई और कोडेक यूज़ करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर कोडेक की कंप्लीट उसकी जो एल्गोरिथम है या उसकी जो पर्टिकुलर जार फाइल है, उस जार फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको आपकी लाइब्रेरी में डालना पड़ेगा, वरना इसको काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे स्नैपी मॉड्यूल से अपन ने इसको इंपोर्ट कर लिया, कंप्रेस डेटा इंपोर्ट हुआ है अपना। तो यहाँ पे कोडेक स्नैपी था अपना, इस फाइल को अपन चेक करें तो ये भी अपना कंप्रेस डेटा है। तो इससे आपका स्पेस सेव होगा। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल अपन डाउनलोड कर रहे थे। इसके अलावा फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब ये तो अपने पास कंप्रेस डेटा हो गया। कंप्रेस के अलावा जो अपन बात करें कि एवरो फाइल, अपन बात करें कि एवरो डेटा फाइल होगी, पार्केट फाइल होगी, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं सीरियलाइजर्स। कंप्रेस कंप्रेस डेटा क्या बोलते हैं अपन इनको, सीरियलाइजर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जार फाइल्स रखी हुई है, इनको डिलीट कर दिया करो। आपने क्या रखे हुए, सीरियलाइजर रखे हुए हैं कि सीरियलाइजर्स अपने पास, डेटा सीरियलाइजर्स। जैसे पाइथन में आपने पढ़ा है ना, पाइथन में कौन कौन से पढ़े हैं आपने, पाइथन में आपने दो सीरियलाइजर पढ़े होंगे जिन्होंने भी आपको पाइथन पढ़ाई है। एक तो आपको जेसन पढ़ाया गया होगा, एक आपको पिकल पढ़ाया गया होगा। तो जेसन और पिकल पाइथन के क्या हैं, सीरियलाइजर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो डेटा सीरियलाइज करने के लिए। और सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या किसी भी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो उसे हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन प्रोसेस, है ना। कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी को आपको फाइल में सेव करना है, डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे जेसन के थ्रू सेव कर सकते हो कन्वर्ट करके, या पिकल के थ्रू सेव कर सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, इन्हें बोलते हैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। ऐसे हडूप में जेसन और पिकल तो काफ़ी छोटी चीज जाती है। हडूप जो यूज़ करता है वो एवरो यूज़ करता है या पार्केट यूज़ करता है। ये दो अपने फॉर्मेट है। तो अगर आपको उनके तरह इंपोर्ट करना है, आपको एवरो डेटा इंपोर्ट करना है, तो आपका लिखोगे अपनी जॉब के अंदर, कंप्रेशन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे हाइफन हाइफन एज हाइफन एवरो फाइल। ये ना आप ऑप्शन अपने पास, एवरो डेटा फाइल,
तो आप लिख दोगे, तो आपका जो इंपोर्ट होगा डेटा, ये इंटरव्यू पूछेगा आपसे कि कैसे करोगे, तो बता देना ऑप्शंस अपने पास है। अपन ने एवरो फाइल इंपोर्ट किया, एवरो डिफॉल्ट कंप्रेशन एल्गोरिथम है अपनी, मतलब डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन एल्गोरिथम है हडूप की, मैपरेडिस में इसको अपन यूज़ करते हैं। तो डेटा को एवरो फॉर्मेट में डाउनलोड कर देगा। जैसे अपन पाइथन में पढ़ते हैं ना कि पांडास में अपन CSV फाइल रीड कर रहे हैं, TSV फाइल रीड कर रहे हैं, टेब पाइप सेपरेटेड फाइल्स रीड कर रहे हैं, या एक्सेल सीट फाइल रीड कर रहे हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं फाइल्स के कि किस टाइप की फाइल आप रीड कर रहे हो। ऐसे ही अपने पास अलग अलग क्या होते हैं, सीरियलाइजेशन टेक्निक्स होती है। जैसे एवरो फाइल्स अलग होती है, उनको अलग तरह से रीड करना पड़ेगा। पार्केट फाइल्स अलग होती है, तो उनको रीड करने का तरीका अलग है, उन्हें पहले डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। तो ये अपना डाउनलोड हो चुका है, इंपोर्ट जो फेल हो चुकी है, इसका मतलब है लाइब्रेरी सही से काम नहीं कर रही है ना। तो इनमें लाइब्रेरी की दिक्कत आएगी आपको। देखो मैप जॉब 100% हो गई थी, फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं अपने को, इन्फो मैपरेज जॉब, मैप टास्क कंप्लीट, मैपरेज फ्रेमवर्क, ट्रांसफर 0 बाइट्स, रिट्रीव 0 रिकॉर्ड्स, फेल्ड जॉब। इसमें कुछ एरर ही नहीं दिया अपने को। इन्फो 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 फेल्ड, यहाँ पर है टास्क फेल्ड टास्क दिस, पता नहीं क्यों फेल हुआ टास्क अपना। स्लैश यूजर स्कोप के अंदर अपनी फोल्डर तो बन गया होगा, कंट्री फोल्डर में कुछ आया नहीं है, डेटा नहीं आएगा क्योंकि अपना टास्क फेल हो गया। एरर भी नहीं आ रही, देखो एरर नहीं आती तब दिक्कत होती है ना। अगर एरर आएगी तो अपन सोल्व करना अपने लिए काफ़ी इजी होता है। अगर एरर नहीं आती है तो फिर सॉल्यूशन करना काफ़ी हार्ड चीज़ आती है अपने लिए, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि गलत क्या हुआ या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखना पड़ेगा अपने को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। मैं अगर ऊपर इसको रीड करना स्टार्ट करूँ तो कहीं पर भी देखो एरर नहीं है, सब जगह इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि सारे काम कर रहा है ये। यहाँ पे मैप 0 रिड्यूस 0% था, यहाँ पे टास्क पहले फेल हो गया। एवरो ये बोल रहा है कि एरर, यहाँ पे एरर दिख रही है आपको। और ये बोल रहा है कि org.apache.avro.reflect रिफ्लेक्शन डेटा एड लॉजिकल टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एरर दे रहा है, ये टाइप कन्वर्जन में एरर दे रहा है। एवरो आप क्या नहीं कर पा रहा है, टाइप कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है। तो फिर इसको स्टडी करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और फिर इसको अपन उसको आगे सोल्व करेंगे। और इसमें ये पैरामीटर्स को अपन कॉमा सेपरेट कर देते हैं। तो एवरो डेटा में दिक्कत आ रही है क्योंकि एवरो की जो एवरो को हो सकता है अपने को क्या चेंज करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा लाइन अपने को ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए। बाकी पार्केट फॉर्मेट चेक करते हैं अपन एक बार, पार्केट में काम कर रहा है क्या ये अपना पार्केट फाइल। यहाँ पर भी लाइब्रेरी दिक्कत आएगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि पार्केट में भी लाइब्रेरी की एरर आएगी अपने पास। तो इसको भी मैं फिक्स कर लूँगा, लाइब्रेरी में देखूँगा कौन सी जार फाइल अपने रिप्लेस करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। से पहले मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपन इसको फिक्स करेंगे ना, क्योंकि अभी देखो हाडूप वर्जन 2 यूज़ करता तो मेरे को पता है पहले से कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है। पर हाडूप वर्जन 3 में कुछ प्रॉब्लम्स न्यू आएगी अपने पास, जिनको अपने को देखना पड़ेगा। तो देखो मैप 0 रिड्यूस 0 ये अपना हो गया काम। एवरो में दिक्कत आ रही है, पार्केट की फाइल अपने राइट हो गई। यूज़र स्कूप अपन चेक करेंगे, कंट्री फोल्डर अपने पास बना हुआ है, वहाँ पे कंट्री फोल्डर में अपने पास फाइल एक डेटा आ चुका होगा पार्केट फॉर्मेट में, तो डॉट पार्केट फाइल बन गई होगी। देखो ये पार्केट डेटा है आपका, और इसके फाइल का नाम भी कितना बड़ा है अपने पास। तो अगर आप इसको केट करना चाहते हो कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे यूजर स्कूप कंट्री, और उसके अंदर जो फाइल आपने इंपोर्ट करी है, पूरी पूरी टेबल अपने इंपोर्ट करी है, तो पूरा ऊपर अपने यहाँ पे पास कर देंगे फाइल का नाम। यहाँ पर रन करोगे तो देखो ये जेसन की तरह ही है, बट जेसन से अबोव लेवल का अपना क्या है, सीरियलाइजेशन है। तो ये पार्केट फॉर्मेट आपका। और स्कूप के अंदर अपन देखेंगे कैसे पार्केट फाइल्स को कैसे रीड करते हैं, एवरो फाइल्स को कैसे रीड करते हैं। स्कूप के अंदर क्या है, सॉरी स्पार्क के अंदर। तो स्पार्क में जो डेटा मिलेगा अपने को, या तो CSV फाइल्स मिलेगी तो आपको पता ही कैसे सोल्व करनी है। एवरो फाइल्स मिलेगी तो पहले एवरो से उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एरर आएगी अपने पास फाइल की। लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं कि एवरो वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एवरो वाला काम कर जाएगा तो फिर अपने को इतनी दिक्कत नहीं रहेगी ना। नहीं फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि एवरो में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इसके लिए करंट डेटा जो जो कोड रखा होता है करंट में, उसे आप डिलीट कर देना, वो सही रहेगा आपके लिए। एवरो फाइल अपन इसको इंपोर्ट करते हैं, कॉमा सेपरेशन के साथ में करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, बस लास्ट में कुछ इश्यू आ रहा है ना फाइल कन्वर्जन के ऊपर। जब वो कंप्रेस कर रहा है ना, या सीरियलाइज कर रहा है,
सीरियलाइजेशन में उसको कुछ जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप को सीरियलाइज नहीं कर पा रहा है, या तो कोई ऐसी एंट्री है डेटा में जो एवरो फॉर्मेट में कन्वर्ट, देखो रिफ्लेक्ट हो गया वापस से। ये बोल रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, टाइप कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है, कुछ कुछ जगह पे अपना टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा है, फेल, ये बार बार ट्राई कर रहा है कि हम कन्वर्ट करें पर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं कि क्या इशू है डेटा में, वो अलग बात है, बट इस तरह से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट जॉब है अपनी। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, समझ में आ रहा है कि कैसे जॉब रन कर दिए। ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, बट ब्रेक से पहले अगर आपके डाउट है तो मैं वो सोल्व कर देता हूँ। कुछ भी पूछना है किसी को तो बताओ। एनी डाउट गाइस? समझ में आया ना क्या किया मैंने? क्या मैंने बहुत जल्दी जल्दी, वैसे जल्दी तो नहीं किया मैंने, बहुत स्लोली स्लोली किया है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंपोर्ट जॉब आपकी चल जाएगी, एक दो इंपोर्ट जॉब पर देखते हैं अपन। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी को। तो देखो अपन अभी कुछ और इंपोर्ट जॉब देखेंगे कि कुछ अभी सेशन के बाद में क्या करेंगे, टेक के बाद में ओल्ड टेबल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी डेटाबेस की, ओल्ड टेबल्स इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा इंपोर्ट करना है तो हाउ टू इंपोर्ट यूजिंग क्वेरी। ठीक है, क्वेरी इंपोर्ट, क्वेरी फायर करके कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो क्वेरी इंपोर्ट की बात करेंगे। इंक्रीमेंटल इंपोर्ट अपन आज नहीं देखेंगे, कल थोड़ा सा स्कोप की बात करेंगे और फ्लूम की थ्योरी की बात करेंगे ना। तो कल का जो सेशन रहेगा अपना वो फ्लूम थ्योरी पर रहेगा, कि फ्लूम के बारे में बात करेंगे कल के सेशन में, और स्कोप की भी बात करेंगे, स्कोप में अपन इंक्रीमेंटल इंपोर्ट्स की बात करेंगे। पर ओल्ड टेबल्स इंपोर्ट, क्वेरी इंपोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की बात भी कर लेंगे थोड़ा सा, कि डेटा एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ना, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। और ठीक है, इतना ही कर सकते हैं अपन आज, इतना ही करते हैं ना, ज़्यादा जाएगा वरना फिर, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। कल फिर अपन, ये तो अपने आज के टॉपिक हैं स्कूप के, कल अपन इंक्रीमेंटल इंपोर्ट की बात कर लेंगे, कोड जनरेशन की बात कर लेंगे, स्कूप जॉब की बात कर लेंगे कि स्कूप जॉब्स कैसे बनाते हैं, सबमिट कैसे करते हैं, यानी कल का टाइम भी लग सकता है अपने को। हाँ, अपन फ्लूम तक पहुंच जाएंगे। तो चलो ब्रेक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। 10 मिनट अपन ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस। तो देखो एक सिंगल टेबल इंपोर्ट करना अपने सीखा है कि पूरी पूरी टेबल कैसे इंपोर्ट करते हैं। अगर आपको सारी सारी टेबल्स इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए अपने पास कमांड होती है इंपोर्ट हाइफन ऑल हाइफन टेबल्स। ठीक है, ये अपनी कमांड होती है स्कोप इंपोर्ट ऑल टेबल्स। इसके थ्रू आप सारे टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हो। इसके क्या क्या पैरामीटर जरूरी है वो अपन चेक कर सकते हैं। पहले कनेक्शन पैरामीटर्स हैं, तो उसमें आप अपना कनेक्शन यूआरएल मैनेजर वगैरह सब डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपने पास क्या है, इंपोर्ट कंट्रोल पर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर एवरो फाइल चाहिए वो, सीक्वेंस फाइल चाहिए वो, टेक्स्ट पार्केट वो सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ मेपर्स आप डाल सकते हो हाइफन एम कि कितने पहले टास्क रन करने हैं मेपर के लिए। और उसके लिए अगर आपको टेबल्स एक्सक्लूड करनी है तो आप यहाँ पे हाइफन हाइफन एक्सक्लूड टेबल्स नाम का पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। और कॉमा सेपरेट आप क्या कर दोगे, लिस्ट दे दोगे फाइल्स की जिन टेबल्स को आपको इंपोर्ट नहीं करना है। बाकी तो बस इसमें एक पैरामीटर चेंज करना है अपने को वेयर हाउस डायरेक्टरी, और कुछ ज़्यादा अपने को इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा डेटाबेस लोड करते हैं। शो टेबल्स किया अपन ने, 3 टेबल्स हैं, सारे टेबल्स लोड करानी है अपने को। तो कैसे लिखेंगे, स्कूप हाइफन इंपोर्ट हाइफन ऑल टेबल्स। आप ये कमांड चला सकते हो, या फिर देखो कमांड में आप स्कूप हाइफन ही लगाओगे तो आप स्कूप लिख के इंपोर्ट हाइफन ऑल टेबल्स ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। बाकी अपने बिन डायरेक्टरी दी हुई है, पहले उसमें चले जाते हैं। टेम्प डायरेक्टरी में कोई फाइल्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्कूप इंपोर्ट हाइफन ऑल हाइफन टेबल्स इंपोर्ट करनी है अपने को। और बिन डायरेक्टरी अपने को यूज़ करनी है अपनी होम स्कूप, और उसके अंदर टेम्प होम हडूप टेम्प। और उसके बाद जो हमारा ड्राइवर है वो हमें यूज़ करना है JDBC कॉलन स्लेश स्लेश MariaDB कॉलन स्लेश स्लेश। और कनेक्शन हमारा है लोकल होस्ट पे चल रहा है 3306 पे। हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है। डेटाबेस कौन सा है हमारा, वर्ल्ड डेटाबेस है। और किस यूजर से लॉगिन करना है, यूजर नेम रूट पासवर्ड रेडिट। ये काम किया अपन ने। और हाइफन इंपोर्ट करने के बाद में ये सारा काम लिखने के बाद नेक्स्ट अपने पास काम होगा कि वेयर हाउस डायरेक्टरी बतानी है अपने को कहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वेयर हाउस डायरेक्टरी अपने बोला कि यूज़र स्कोप के अंदर हम एक वर्ल्ड नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें इंपोर्ट करना है, हमें एक मेपर लॉन्च करना है। तो हाइफन M1। ठीक है, इतना सा लिखेंगे, हमारा जो हमारी रन करेगी। कनेक्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, सॉरी अपन ने कनेक्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग तो दे दी, पर अपन ने इसका ड्राइवर गलत दे दिया। अपन ने ड्राइवर में क्या लिखा, मिस्टेक हो गई। ड्राइवर होने को org.mariadb.jdbc.driver लिखना था, और ये अपना कनेक्शन URI था कनेक्ट। तो थोड़ा सा सही किया अपन ने, कनेक्शन स्ट्रिंग अपने पास नहीं करी थी। तो देखो यहाँ पे जॉब रन कर रही है आपकी मैपडीज की। कितना सिंपल है जॉब लिखना, कितना सिंपल है डेटा इंपोर्ट करना किसी भी डेटाबेस से। देखो काम कंप्लीट हो गया अपना। अपन चेक करेंगे ls करके होम यूज़र स्कोप को, और उसके अंदर हमने किस टेबल में इंपोर्ट किया था, हमारी वेरास डायरेक्टरी थी वर्ल्ड नाम की टेबल, वर्ल्ड नाम की डायरेक्टरी। तो अब आप देखोगे तो आपको 3 अलग अलग फोल्डर मिलेंगे।
सिटी फोल्डर, कंट्री फोल्डर, कंट्री लैंग्वेज फोल्डर। यानी सिटी फोल्डर का जो डेटा है वो सिटी में रखा हुआ है सिटी टेबल का, कंट्री टेबल डेटा कंट्री में, और कंट्री लैंग्वेज का कंट्री लैंग्वेज में। तो ये कमांड फायर करके आप सारे टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत अपने को नहीं होगी। अगर कोई टेबल एक्सक्लूड करनी है आपको, जैसे सपोज करो एम्प्लॉय टेबल भी दिया हुआ है आपने, एम्प्लॉय डेटाबेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर अपन एम्प्लॉय डेटाबेस यूज़ करें, एम्प्लॉयज यूज़ किया अपन ने, सॉरी, शो टेबल्स, तो बहुत सारी टेबल्स अपने को दी हुई है एम्प्लॉयज में, तो मेरे को सारी टेबल्स इंपोर्ट करनी है। अपन सारी टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, अपने HDFS के अंदर। लेकिन सपोज करो आपको क्या नहीं चाहिए, आपको ये टाइटल्स वाली लाइब्रेरी नहीं, ये टाइटल्स वाली टेबल नहीं चाहिए, और ना ही आपको डिपार्टमेंट एम्प्लॉय लेटेस्ट अपडेट, ये आपको 2 टेबल्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये या करंट डिपार्टमेंट वाली टेबल भी नहीं चाहिए अपने को, ये 3 टेबल नहीं चाहिए, बाकी टेबल्स इंपोर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, स्कूप हाइफन इंपोर्ट हाइफन ओल्ड टेबल्स, बिन डायरेक्टरी। देखो बार बार अपने को बिन डायरेक्टरी वगैरह लिखना पड़ रहा है, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन फाइल में डाल सकते हैं। हम एक ऑप्शन फाइल क्रिएट कर सकते हैं कि विम, रिमूव कर देना सारी फाइल्स को, कि विम ऑप्शन फाइल डॉट स्कूप, स्कूप की ऑप्शन फाइल अपन बना रहे हैं। अब ये स्कूप फाइल की ऑप्शन फाइल कैसे लिखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन फाइल के लिए अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है अपन ऐसे लिखेंगे हाइफन हाइफन बिन डायरेक्टरी, ये हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो ये कौन सी डायरेक्टरी है अपनी, होम के अंदर, हडूप के अंदर टेम्प। नेक्स्ट पैरामीटर अपना हाइफन हाइफन, कौन सा पैरामीटर होता है, ड्राइवर पैरामीटर होता है। तो ड्राइवर पैरामीटर में क्या लिख देंगे अपन कि बार बार सेम लिखना पड़ता है अपने को, org.mariadb.jdbc.driver। कनेक्शन स्ट्रिंग भी सेम रहती है अपनी, कनेक्ट स्ट्रिंग आप चेंज कर सकते हो कि कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है अपनी, कि JDBC MariaDB, और उसके बाद में हमारे लोकल होस्ट के डेटाबेस से कनेक्ट करना है 3306 पोर्ट नंबर पे। और जो टेबल हमें लुक करनी है, टेबल जो डेटाबेस हमें कनेक्ट करना है, अभी एम्प्लॉयज़ करना है, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ डेटाबेस पे कोई भी काम करेंगे सीधा अपने इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक फाइल के नाम को भी अपना थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये ऑप्शन फाइल कौन से डेटाबेस की है, एम्प्लॉय डेटाबेस की है, तो मैंने EMP नाम दे दिया। ठीक है, नाम चेंज किया मैंने ताकि अपने पता रहे कि कौन से डेटाबेस के लिए अपन बना रहे हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस के लिए अपन बना रहे हैं। उसके बाद में यूज़र नेम भी फिक्स रहता है, तो आप हाइफन हाइफन यूज़र नेम दे सकते हो, रूट, और पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखना है, तो पासवर्ड नहीं लिखेंगे, यूज़र नेम हो गया अपना। उसके बस इतने से पैरामीटर अपने, ये फिक्स पैरामीटर है जो अपने को बार बार यूज़ करने पड़ता है, ठीक है, बार बार पास करने पड़ता है। और अगर आप वो वाले पैरामीटर से ऐड करना चाहते हो कि हाइफन हाइफन फील्ड्स हाइफन टर्मिनेटेड बाय, वो भी आप ऐड कर सकते हो कि फील्ड हमारे कॉमा से टर्मिनेट होनी चाहिए, और जो लाइन्स हैं डेटा के अंदर, फाइल्स के अंदर लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, वो हमारे पास टर्मिनेट होनी चाहिए किससे, बैकस्लेशन से टर्मिनेट होनी चाहिए। तो जो भी पैरामीटर्स हैं जो आप डालना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इनको अपने को यूज़ करना है बार बार, तो कैसे यूज़ करेंगे कि स्कूप कमांड कौन चला रहे थे अपन, स्कूप हाइफन इम्पोर्ट हाइफन ऑल टेबल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाइफन हाइफन ऑप्शन फाइल, उसमें अपनी ऑप्शन फाइल का पाथ दे दो कि होम के अंदर, हडूप के अंदर, या इस फाइल को अपन होम हडूप में मूव कर देते हैं, या कॉपी कर देते हैं अपनी ऑप्शन फाइल को, कहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं पहले कि हम कह दिया यार अपनी होम डायरेक्टरी के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा, स्कूप ऑप्शंस का, और इसको वहाँ पे मूव कर देते हैं कि ऑप्शन फाइल को मूव कर दो कहाँ पे, होम डायरेक्टरी के अंदर स्कोप ऑप्शंस के ऊपर। ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि बार बार हम इस टेम्परेरी की डायरेक्ट फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए ऑप्शन वाली, बस यूज़ करेंगे। मैं बार पैरामीटर चेक कर लेता हूँ कि हाइफन हाइफन ऑप्शन फाइल पैरामीटर भी नहीं है, ऑप्शंस फाइल, हाँ ऑप्शंस फाइल पर आर्गूमेंट है, ठीक है, हाइफन हाइफन ऑप्शंस फाइल आर्गूमेंट है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि हमें कमांड चलानी है स्कूप हाइफन इम्पोर्ट हाइफन ऑल हाइफन टेबल्स,
हाइफन ऑप्शंस फाइल और पाथ लिख देंगे कि होम हडूप के अंदर टेम्प फोल्डर के अंदर, सॉरी टेम्प नहीं है, स्कोप ऑप्शंस के अंदर हमारी फाइल है ऑप्शंस, और उसमें एम्प्लॉय डेटाबेस की फाइल है। तो ऑटोमेटिक आपका ये बिन डायरेक्टरी, आपका ड्राइवर, आपका कनेक्शन पैरामीटर सब लोड कर देगी, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। सारे टेबल्स इंपोर्ट करनी है, बाकी जो पैरामीटर बच गए वो आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे हाइफन पासवर्ड पैरामीटर अपने नहीं दिया था, तो पासवर्ड अपने रेडेड डाल दिया, और हाइफन पी हाइफन वेयर हाउस डायरेक्टरी अपनी यूज़ कर लेंगे। वेयर हाउस डायरेक्टरी कौन सी है अपनी? यूजर स्कोप के अंदर डेटा फोल्डर में हमें लोड करना है, या हमने बोला कि एम्प्लॉय, सारे टेबल्स इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, तो एम्प्लॉय वाले फोल्डर में इंपोर्ट करेंगे। और अगर एक्सक्लूड करनी डायरेक्ट कुछ टेबल्स इंपोर्ट नहीं करनी है, तो अपन ने भी देखा था कि हमारा ऑप्शन था हाइफन एक्सक्लूड टेबल्स, तो ऑप्शन अपन यूज कर सकते हैं। एक्सक्लूड टेबल्स, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉमा सेपरेट टेबल्स का नाम। तो यहाँ पर टेबल का नाम मैंने आपको दिया हुआ था कि ये टेबल नहीं चाहिए अपने को, करंट नहीं, सॉरी ये वाली डिपार्टमेंट एम्प्लॉय लेटेस्ट डेट, ये टेबल नहीं चाहिए अपने को, तो इसको अपन यहाँ से पेस्ट कर लेंगे कि ये टेबल नहीं चाहिए। अरे कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। वैसे ही कॉमा लगा के सेकंड कौन सी है अपनी, जो टेबल नहीं चाहिए अपने को टाइटल्स टेबल नहीं चाहिए, तो आप ऐसे कॉमा लगा के अपने वो टेबल्स को डाल दोगे जो टेबल्स आपको इंपोर्ट नहीं करनी है। और कितने में पर लॉन्च करने, एक में पर लॉन्च करना है। तो अपनी जॉब बन गई, रन करते हैं अपन जॉब को। कुछ एरर्स दे रहा है अपने को, अननोन डेटाबेस एम्प्लॉइज, अननोन डेटाबेस एम्प्लॉइज बता रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है अपने पास। चेक करते हैं अपन, चेक तो यही करना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज डेटाबेस है, ये रहा। कॉपी करके डाल देता हूँ ना, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो विम कौन सी फाइल में रखा था अपन ने, स्कोप ऑप्शंस फाइल दी अपनी, उसमें ऑप्शन फाइल थी, इसमें जो एम्प्लॉइज लिखा है देखो डबल ई नहीं लिखा मैंने, इसलिए एरर दे रहे हैं। तो एम्प्लॉइज की स्पेलिंग सही करेंगे, ठीक है, और वापस से कोड रन करेंगे। तो देखो ऑटोमेटिकली वहाँ से पैरामीटर रीड कर लेगा, तो आपको बार बार पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, है ना। आप सोचोगे सर इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बार बार, तो जरूरत नहीं बड़ा बड़ा लिखने की। देखो टेबल्स इंपोर्ट कर रहा है ये, जो टेबल्स अपन ने बोली है, और बाकी टेबल्स को एक्सक्लूड कर देगा। एम्प्लॉयज एक बड़ा डेटाबेस था, तो इसीलिए अपने पास कितने रिकॉर्ड्स आए टोटल, 28,44,47 रिकॉर्ड्स अपन ने इंपोर्ट करे। बड़ा डेटाबेस अपना, तो इतने सारे डेटा अपन ने लोड करके देखो कितनी सिंपल कमांड थी, सारे सारे टेबल्स लोड होगी, और जो एक्सक्लूड करनी थी एक्सक्लूड होगी। ये कमांड आप देख लो वापस से,
और इसके बाद अगर अपन चेक करें अपने कहाँ पे लोड करा है, वेयर हाउस डायरेक्टरी दी अपनी स्कूप एम्प्लॉय, तो स्लैश यूजर स्कूप एम्प्लॉय आप चेक कर लोगे। आप देख सकते हो अपने को डिपार्टमेंट टेबल मिल गई, ठीक है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल मिल गई, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल मिल गई, एम्प्लॉय टेबल मिल गई और सैलरी टेबल मिल गई अपने को। तो जो जो टेबल्स अपन ने चाहिए थी अपने को वो सारी टेबल्स मिल गई, और जो टेबल्स अपन ने एक्सक्लूड करी थी वो टेबल्स आपको यहाँ पे नहीं मिली है। तो डेटा आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको क्वेरी चला के डेटा इंपोर्ट करना है किसी भी टेबल से तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसमें अपन क्वेरी लिख देते हैं, जैसे सपोज करो कंट्री टेबल में मेरे को सारा डेटा नहीं और टेबल्स नहीं है, कंट्री टेबल अपने इंपोर्ट करी थी ना, ये अपने कंट्री टेबल इंपोर्ट करी थी। इसमें पूरी पूरी टेबल इंपोर्ट नहीं करनी है, अपने क्वेरी फायर करनी है। तो कैसे करेंगे या फिर इसको अपन कल करते हैं, ठीक है, अभी तो बता दूंगा लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप पहले इतना प्रैक्टिस करो, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे और कल देखते हैं अपन, है ना। तो जो भी चीज़ बच गई स्कूप अपना कल कंप्लीट होगा, तो स्कूप में जैसे क्वेरी फायर करके इंपोर्ट करना वो अपन कल देखेंगे। इंक्रीमेंटल इंपोर्ट कल देखेंगे कि इंक्रीमेंटल इंपोर्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। स्कूप कोड जनरेशन अपन देखेंगे कि कोड कैसे जनरेट होता है स्कूप का, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं स्कूप से वो देखेंगे। और तो क्या बचा, बस इतना सा अपना स्कूप होता है। फिर अपन अगर टाइम वैसे तो इतने में टाइम खर्च होगा कल अपना, कुछ बचा अपने पास तो फिर अपन थोड़ा सा बात करेंगे फ्लूम की जो अपना नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। मैंने अभी इसलिए नहीं करा टॉपिक नेक्स्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले जितना अपन ने करा है आज वो सारा कोड आप रन करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप दोबारा से आप खुद से करके देखो। तो उसके लिए मैंने आपको क्या नहीं दिया दूसरा कुछ ज़्यादा नहीं कराया ना, सिर्फ इंपोर्ट इंपोर्ट वाला काम कराया अपन ने, ओल्ड टेबल्स इंपोर्ट करिए और एक पर्टिकुलर टेबल इंपोर्ट करिए और कुछ एक ऑप्शन अपने ट्राई करें उसको के। तो आप करना, कल अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।